बोलना चालू करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आज अपन इसमें दोबारा शुरू करते हैं चंद्रगुप्त के बाद वाले जो राजा थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके बारे में। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं मौर्य वंश में बिंदुसार। लेकिन इसके पहले अपन चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको किसी भी इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिखता हूँ, यूनिट आपके 3rd यूनिट चल रही है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, और मैंने यही बताया था उनकी कुछ जानकारी के स्रोत। ठीक है, उनकी कुछ जानकारी के स्रोतों के बारे में बताया था, जैसे कि साहित्य की बात की थी मैंने, जानकारी में साहित्य की बात की थी। तो साहित्य मैंने बताया था एक तो पुराण, ठीक है, महाभारत, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए। इसके बाद बौद्ध वंश और महावंश, ये दोनों एक बौद्ध साहित्य, बौद्ध वंश और महावंश, ये बौद्ध साहित्य। ठीक है, महावंश। यानी किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन स्रोतों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तो ही हम इतिहास का पता लगा सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं। हमें स्रोतों की जानकारी नहीं होगी तो हम इतिहास को पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्रोत यानी कि एक टाइप से अपन अपनी भाषा में बोले तो एक सबूत है कि ये घटना यहाँ हुई थी और ये घटना होने के बाद इनके ये सबूत मिले। स्रोत का मतलब होता है सबूत, एक तरीके से बोले तो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ दिया था, और आज अपन बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं मौर्य साम्राज्य का सेकेंड उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार, हाँ, बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। तो अपन देखते हैं बिंदुसार सबसे पहले तो एक आजीविक संप्रदाय का उत्तराधिकारी था। कौन था? आजीविक संप्रदाय का उत्तराधिकारी। सबसे पहले बिंदुसार का समय बता देता हूँ। 258 से चंद्रगुप्त की मृत्यु इस समय हुई थी। ठीक है, उसके बाद 272 ये इसका समय रहा। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया उसका उत्तराधिकारी? बिंदुसार। बिंदुसार का समय कौन सा था? 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, सबसे पहली बात इनके बारे में बताते हैं, ये कौन था? तो एक आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय एक यह संप्रदाय है, और इसे अनुयायी कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी कौन? बिंदुसार। यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, माता पिता की बात करते हैं। ठीक है, माता पिता की बात करें तो पिता की बात करें तो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और माता का नाम था दुर्दधा। उनकी माता का नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त के बिंदुसार जब बैठा
ठीक है। बिंदुसार, हाँ, बिंदुसार के नाम को लेकर कई मतभेद मिलते हैं, ठीक है। बिंदुसार के नाम को लेकर भी कई मतभेद मिलते हैं, और बिंदुसार को कई जगह तो उन्हें कहा जाता है वारिस, वारिसा, वारिसा, और कई जगह उनको कहा जाता है बद्रसार, ठीक है, बद्रसार। यानी कि इनके नाम को लेकर काफी मतभेद चल रहा है इतिहासकारों में। तो कई किसी जगह उनको वारिसा कहा जाता है और किसी जगह उनको कहा जाता है बद्रसार, ठीक है। चौथी जानकारी अपन बिंदुसार के बारे में अगर पढ़े तो हमें मिलती है बिंदुसार बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। ये दो ग्रंथ हैं जो इसको बिंदुसार नाम दिया गया है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में। बौद्ध वंश और महावंश, बौद्ध वंश और महावंश में, बौद्ध वंश और महावंश में इनके, यानी कि इस ग्रंथ में इसका नाम वास्तव में क्या मिलता है, बिंदुसार मिलता है, ठीक है। इस ग्रंथ में इसका वास्तव में क्या नाम मिलता है, बिंदुसार मिलता है। इसका एक अन्य भी नाम है, उससे बोलते हैं अमित्रगात्र, अमित्रगात्र, अमित्रगात्र। अमित्रगात्र का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला, ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला। तो बिंदुसार के बारे में हमने ये थोड़ी जानकारी मैंने बताई आपको कि उसे अमित्रगात कहा जाता है। अमित्रगात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। अब होता क्या है, बिंदुसार के समय पश्चिम राज्य यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा, ठीक है। पश्चिमी जो राज्य थे बिंदुसार के समय, पश्चिमी राज्यों के साथ उनका संबंध अच्छा रहा, पश्चिमी देशों के साथ भी कह सकते हैं या पश्चिमी राज्यों के साथ। बिंदुसार के समय पश्चिमी यानी यूनानी राज्य थे, उस समय पश्चिमी कौन था, यूनानी, यूनानी राज्यों के साथ, राज्यों के साथ, यानी कि विदेश नीति इसकी काफी अच्छी थी, यानी कि पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ इनका संबंध काफी अच्छा रहा, ठीक है, संबंध काफी अच्छा रहा, ठीक है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक एंटीयोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। इसके अनुसार एंटीयोकस, ठीक है, एक विद्वान है स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, और स्ट्रेबो ये कहते हैं कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एक शासक ने, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एक शासक ने, ठीक है, सीरिया के शासक ने बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा। राजदूत का नाम था डायमेकस, राजदूत का नाम था डायमेकस, डायमेकस, ठीक है, एक डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायनोसिस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में आया था। ये प्लिनी के अनुसार, यानी कि ये अलग अलग विद्वान मानते हैं और अलग अलग विद्वानों का कहना है कि इनके दरबार में ये राजदूत गए थे, ठीक है। हाँ, एंटीनियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण किया है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना कि एंटीनियस नामक एक यूनानी लेखक का कहना है, एथेनियस एक यूनानी लेखक का ये कहना है, एथेनियस एक यूनानी लेखक है, उनका कहना है कि बिंदुसार के जो दरबार में, बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी जो राजा थे, उन दोनों के मध्य एक पत्र व्यवहार हुआ,
और उस पत्र व्यवहार में बिंदुसार ने वहां 3 चीजें मांगी उस यूनानी राजा के पास। पहली चीज थी मदिरा, दूसरी चीज थी अंजीर, सूखी अंजीर, जो सूखी अंजीर होती है वो सूखी अंजीर, और तीसरी थी एक दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, यानी कि दार्शनिक मांगा। लेकिन अब ये कहा जाता है कि जो यूनानी जो राजा था उसने पहली दोनों चीजें यानी मदिरा और सूखी अंजीर ये तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक को देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वहां ऐसा नहीं था कि कोई किसी दूसरे देश में दार्शनिक को भेज सकता है। ठीक है, तो ये दार्शनिक को देने के लिए उनको मना कर दिया बिंदुसार को। ठीक है, इस यूनानी राजा ने। और कुछ इसके बारे में बात करते हैं। चीनी ग्रंथ वा यू चुन नी ने बिंदुसार को बिंदुपाल कहा। ठीक है, एक चीनी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ, और चीनी ग्रंथ में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है, बिंदुपाल। ठीक है, बिंदुपाल कहा गया। एक चीनी ग्रंथ है इसमें बिंदुसार को क्या कहा गया, बिंदुपाल। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था यूनानी साहित्य में अमित्रगात या अमित्र कोड्स कहा गया। अमित्रगात या अमित्र कोड्स यानी कि मतलब यही है, अमित्रगात का मतलब यही है शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार। मैंने पहले ही बता दिया था बिंदुसार कौन सा संप्रदाय का है, आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। एक बौद्ध विद्वान है तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। एक बौद्ध विद्वान है, एक बौद्ध विद्वान है तारानाथ, उसका नाम है तारानाथ। इस तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बता दिया है। यानी कि भले इसका मौर्य शासनकाल में इसका ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक बहादुर शासक था मौर्य काल के समय। ठीक है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। किसने कहा है, तो तारानाथ ने। ठीक है, किसने कहा है, तारानाथ ने। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की मुख्य पत्नी का नाम सुप्रदागी था। ठीक है, बिंदुसार की मुख्य पत्नी का नाम था सुप्रदागी। मुख्य पत्नी, एक मुख्य पत्नी का नाम था सुप्रदागी। ये उनकी मुख्य पत्नी का नाम था सुप्रदागी। बिंदुसार की एक मुख्य पत्नी थी जिसका नाम था सुप्रदागी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह में, जहां बिंदुसार का पुत्र सुसिंह शासन करता था। होता क्या, एक बात है, बिंदुसार के शासनकाल में, यानी कि एक राज्य था तक्षशिला। उस समय एक राज्य था तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला। और यहाँ तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तक्षशिला में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने बड़े पुत्र, कौन, बिंदुसार अपने बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजता है, लेकिन
अपने बड़े पुत्र सुशील को भेजता है, लेकिन सुशील क्या होता है, उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं रहता। ठीक है, तो एक बार देख लेना। सबसे पहले तो विद्रोह कहाँ हुआ, सबसे पहले तो ये देखना विद्रोह कहाँ हुआ, तक्षशिला में। ठीक है, विद्रोह कहाँ हुआ, तक्षशिला में। दबाने कौन गया, सुशील। और सुशील कौन है, तो बिंदुसार का बड़ा बेटा। ठीक है, बड़ा पुत्र दबाने गया, लेकिन विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद उसने इस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी किसको दी, अशोक को, सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक को दी, और अशोक ने इस विद्रोह का क्या किया, दमन, यानी कि इस विद्रोह को दबाने का काम किया अशोक ने। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी मिलती है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने में अशोक सफल रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। बिंदुसार दिव्य दान के अनुसार, बिंदुसार मैंने बता दिया तक्षशिला प्रांत में हुआ विद्रोह। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कुछ जानकारी थी। अब आगे बात करते हैं सम्राट अशोक। ठीक है, आगे बात करते हैं सम्राट अशोक की। अब बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ, एक तो अशोक था और एक था सुशील। अब मैं आगे आपको बताता हूँ होता क्या है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, सम्राट अशोक यानी कि अशोक महान, तो अशोक महान भी कहा जाता है या सम्राट अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं शासनकाल। ठीक है, शासनकाल इनका जो रहा वो है 273। ठीक है, 273 यानी कि 273 से लगा करके 232 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, इसलिए ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना ये, इसलिए इसे ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, ईस्वी पूर्व यानी कि इसमें समय पीछे जाएगा 273 से 232, क्योंकि ईसा मसीह के समय यानी कि उनके समय से पूर्व की घटना है, इसलिए ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं अशोक की। अशोक की बात करें तो अशोक महान का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के दो बेटे थे। बिंदुसार और बिंदुसार के कितने बेटे थे, 2। इसमें बड़ा था सुशील और दूसरा था सेकेंड अशोक। वैसे जानकारी में ये भी मिलता है, कुछ इतिहास की पुस्तकों में ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 100। और 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा था सुशील और सेकंड नंबर का था अशोक। ठीक है, सेकंड नंबर का था अशोक। और होता क्या है, ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, यानी कि अशोक अपने 99 जो भाई थे उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा सुशील था, उसके बाद अशोक था। और ये भी कहा जाता है कि सुशील की हत्या भी किसने कर दी, अशोक ने कर दी, और अशोक फिर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, ये कुछ जानकारी मुख्य है कि अशोक राजगद्दी पर जब बैठा उस समय वह अवंती, उस समय अवंती, और उसी अवंती को आज कहते हैं उज्जैन। आज क्या कहते हैं, उज्जैन, यानी कि उस समय वह अवंती का
राज्यपाल था। कौन? अशोक। राजगद्दी पर बैठने के समय, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया है, सिंहासन पर बैठा। मैंने पहले बता दिया है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। ये और ये जानकारी मिलती है सिंहली स्रोत से, सिंहली स्रोत, ठीक है, सिंहली स्रोत से, सिंहली स्रोत से, ठीक है, सिंहली स्रोत से। और अपन बात करते हैं बिंदुसार के 100 पुत्रों में सुशील सबसे बड़ा था, ये मैंने बता दिया। अशोक दूसरे नंबर का था और सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिष्ट। सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिष्ट, ये सबसे छोटा पुत्र था बिंदुसार का, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और आगे की क्लास में पूरा अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक काफी बड़ा टॉपिक है आपके, और इसलिए अशोक को अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है।